नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। मैं हूं आपके साथ रूबी। शाम के 4 बज गए हैं और वक्त हो गया है 4 बड़ी खबर का। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी संसद की, जहां कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिलने पर सदन में हंगामा हुआ और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे हरियाणा की, जहां पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो गया है। 101 किसानों ने पैदल अंबाला की तरफ बढ़ते हुए 2 बैरिकेड पार कर लिए हैं। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया। आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार से डॉक्टर द्वारा अभद्रता करने पर उन्होंने सभी विधायकों को चिट्ठी लिखने की बात कही। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां संगम नगरी प्रयागराज की रेती में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के यातायात के लिए पीपों का पुलों का निर्माण शुरू हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन रहा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। इस पर सदन में हंगामा हुआ। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और घटना की प्रामाणिकता स्थापित नहीं होती, तब तक किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर घटना है। ये सरकार या प्रतिपक्ष के दलों का मामला नहीं है। ये सदन की गरिमा पर आघात है। ये सदन की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जांच से सच्चाई सामने आएगी और दोषी बेनकाब होंगे। हमें सामूहिक रूप से इस घटना की निंदा करना चाहिए। चलिए, इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं कि आज जो कांग्रेस सांसद है सिंघवी, उनकी सीट से नोटों की गड्डी मिली है? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, अब तो संसद में नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि नोट लेके जो है प्रश्न पूछने वाली स्थिति आ चुकी थी। और पिछली बार की भी पार्लियामेंट में आपने देखा था कि टीएमसी के नेता के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा हुआ था। लेकिन ये देखा गया है कि जब सुरक्षा कार्मिक जो थे, जो जांच कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां पे 222 नंबर सीट के नीचे जो है कुछ नोटों की गड्डी मिली। और जब पता लगाएगा तो पता चला कि ये सीट जो थी अभिषेक मनु जी को आवंटित थी। तो अभी जांच का विषय है, इस विषय में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में जो है नोटों की गड्डी मिली कहना मुश्किल होगा। लेकिन जो देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके का कि रुपयों का चलने या पार्लियामेंट में, इसको आप राज्यसभा या लोकसभा कह सकते हैं, ये बात के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। लेकिन फिर भी इस बात की जांच चल रही है और देखा जा रहा है कि क्या कारण है कि वहां पे और कैसे वहां पे इतनी सुरक्षा के होते हुए वहां पे पहुंच गए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा कोई मामला सदन में आता है तो कानून क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं, इसके तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? कानून तो कड़े होते हैं। जांच के बाद अगर आपको दोष सिद्ध होता है तो आपकी सदस्यता तक जा सकती है और जेल तक भी हो सकती है। लेकिन जहां तक सवाल है कि इसमें उनकी अनुपस्थिति में जो है सुरक्षा कर्मी में जब सुरक्षा की जांच कर रहे थे तब नोट मिली, तो इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते। आपको ध्यान होगा कि एक समय न्यूक्लियर डील्स के ऊपर जो थे नोटों की गड्डी जो है लगाई गई। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा चिल्लर काम जो हो रहा है वो देश को बदनाम करने के लिए हो रहा है। तो ऐसा काम कौन करेगा? ना ही विपक्ष चाहेगा देश को बदनाम करना और ना ही सरकार चाहेगी। हाँ, देखिए, सरकार सत्ता पक्ष तो नहीं चाहेगी और विपक्ष भी चाहेगा कि उसकी गरिमा बनी रहे। मेरी आवाज आप तक पहुंची? जी बिल्कुल, जी जी जी। और ऐसी स्थिति में पता नहीं क्या हुआ, कैसे पहुंच गए। आप देखते हैं कि काफी सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन फिर भी वहां पे नोट मिले हैं। तो ये तो एक बहुत गंभीर मसला है और इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए
और पता चले कि आखिर वहां जो गए उसका क्या उद्देश्य था, कैसे पहुंच गए वहां पे, ये बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसा तो नहीं है कि नोट के बदले जो है प्रश्न पूछने की परंपरा अभी भी बरकरार रखी हो, उस वजह से वहां पे प्रश्न जो है नोट पहुंचे हो? तो ये सब प्रश्न जो है बहुत ही जांच का विषय है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके की जांच चल रही है कोई ना कोई इससे निष्कर्ष निकल के सामने जरूर आएगा। लेकिन आलोक जी, जेपी नड्डा ने जो इस पर बात कही है उनकी बात से शायद आप भी सहमत होंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच होना चाहिए क्योंकि ये संसद की गरिमा का सवाल है, ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है। संसद की गरिमा जो है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। ये जी हाँ, जेपी नड्डा जी ने बहुत संतुलित अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए जिससे पता चलेगा, क्योंकि आपको अपनी संसद की गरिमा बचानी है। आज जो सत्ता में, कल वो विपक्ष में थे, जो कल विपक्ष में है वो सत्ता में आ जाएंगे। ये खूबी है भारतीय लोकतंत्र की, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एक प्रश्न उठ रहे हैं कि आपने देखा था कि जिस तरीके से टीएमसी के एक बड़े नेता ने अपना पूरा ईमेल दे रखा था और उसमें उसके द्वारा जो है उसमें प्रश्न पूछे जाते थे और एक पार्टी के अगेंस्ट में जो है एक व्यापार के जो थे दूसरे व्यापारियों को के लिए बाधा प्रदत्त करने के लिए पार्लियामेंट में सवाल उठाए जा रहे थे। तो ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसी से ये निष्कर्ष निकलता है कि नोट वहां आखिर काहे पहुंचे। क्या ऐसा तो नहीं है कि नोट के बदले जो है प्रश्न पूछने की स्थिति हो, क्योंकि यहाँ अभी कोई वोटिंग तो होनी नहीं थी। कोई ऐसा तो था नहीं कि जो है कोई अल्पमत की सरकार हो या विश्वास मत प्राप्त करना हो तो नोट के बदले वोट वाली स्थिति हो। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि नोट के बदले कुछ प्रश्न, गंभीर प्रश्न पूछे जाने हो जिससे कि दूसरी पार्टी को जो जिस पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो दूसरी पार्टी को फायदा हो, ये वाली एक संभावना सामने आ सकती है। लेकिन फिर भी जांच का विषय कि आखिर वहां नोट कैसे पहुंचे और उसका उद्देश्य क्या था। कहीं आलोक जी ऐसा तो नहीं कि कोई नोट वहां भूल गया हो या फिर शर्म के मारे या सामने नहीं आना चाह रहा हो इसलिए उसने छुपा लिया हो या ऐसा, या फिर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या कोई चाल चली जा रही है उनके खिलाफ? क्या लगता है आपको? दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि कितना नोट मिला अभी ये बात बाहर नहीं आई। केवल ये बताया कि गड्डी मिली है, तो जाहिर सी बात है कोई 1 रुपए वाली या 2 रुपए वाली नहीं होगी, कम से कम 500 रुपए वाली की गड्डी होगी। इसका अलावा अगर 50,000 या 1-2 गड्डी मिलती है तो 1 लाख रुपए अगर कोई लेके कैश चलता है तो क्या उद्देश्य था उसका वहां जाने का, और ऐसा क्या हुआ या किसी ने अगर इस तरीके की कोई चाल है कि किसी ने उठा के जो है अपना पैसा वहां पे रखा है किसी को बदनाम करने के लिए, तो ये भी एक जिसको आप कह सकते हैं कि चाल हो सकती है। लेकिन फिर भी ये बड़ा गंभीर विषय है, जांच का विषय है। आपको 2 प्रश्न आपके सामने हैं कि ये वहां कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाए और उनका उद्देश्य क्या था। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो गया है। 101 किसानों ने पैदल अंबाला की तरफ बढ़ते हुए 2 बैरिकेड पार कर लिए। अब उन्हें हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री के बैरिकेड पर रोक लिया गया है। किसानों ने बैरिकेड और कटीले तार उखाड़ दिए हैं। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी है। किसान और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि एमएसपी, कर्ज माफी और पेंशन जैसी मांगों को लेकर 13 फरवरी से धरना दे रहे किसानों को हरियाणा सरकार ने मार्च की इजाजत नहीं दी है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से सटे अंबाला के 11 गाँव में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि हरियाणा पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनकी तरफ स्प्रे कर रही है। खन्नौरी बॉर्डर पर हलचल शुरू हो गई है। किसानों ने मार्च शुरू नहीं किया पर पुलिस आंसू गैस के गोले लेकर आ गई है। चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जी लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, पिछले 9 महीने से किसान जो हैं कैंप लगाकर बैठे हुए हैं, वजह क्या है? उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसी स्थिति क्यों बन रही है सर? देखिए, किसानों की जो जितनी भी ऑथेंटिक मांगे हैं, जो आपने देखा था कि 3 किसान संशोधन बिल आए थे जिसको आप लोग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कहे थे, तो उसके खिलाफ एक लंबा आंदोलन हुआ था। बाद में सरकार को झुकना पड़ा, एनडीए सरकार को, और उसको वापस लेना पड़ा। जहां तक आंदोलन का सवाल है, आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव से पहले हुए थे और जिसका नतीजा ये हुआ था, जबकि विधानसभा के चुनाव भी उत्तर प्रदेश में और
पंजाब में होने से आपने देखा था कि जितने भी किसान नेता थे चुनाव लड़े थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो कुल मिला के ये देखने वाली बात है कि जो आंदोलन है वो थोड़ा सा राजनीति ज्यादा है, उसमें राजनीति ज्यादा है। किसानों की जो मांगे हैं उसमें आपने देखा था कि जो मुख्य मांग है एमएसपी की, तो वो उसमें बहुत कई जो एनडीए सरकार ने उसमें करीब 23 से ज्यादा फसलों की एमएसपी अभी तक उसने दी जा चुकी है, जो कि पूर्व की अगर सरकार देखें उनकी तुलना में बहुत ज्यादा है। तो समय समय पे आप देख रहे हैं कि सरकार जो है किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये महीना देती है, साल क्या देती है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना किसान सम्मान निधि देती है। लेकिन ये जो है ये सारा तो जो था ये आंदोलन वो एक्चुअली जो 3 रिफॉर्म्स आ रहे थे जिसमें कि कॉर्पोरेट के सेक्टर्स को लाना था, डायरेक्ट किसानों से सामान खरीदना था, वो है बिचौलियों की जो भूमिका है उसको खत्म करने के लिए था। विशेषकर आपने देखा था हरियाणा पंजाब में ज्यादातर गेहूं और चावल होता है जिसकी खरीद एफसीआई या गवर्नमेंट जिसको कहते हैं वो ज्यादा खरीद करती है। उसमें जो है मंडी समिति का रोल होता है, वहां पे बिचौलियों का लीगल वे में कमीशन मिलता है, कई करोड़ों रुपए में का बिजनेस होता है, 4 से 5,000 करोड़ का। उस पे एक बहुत ज्यादा पहाड़ होता हुआ नजर आ रहा था सरकार की नई नीति से, इसलिए आपने देखा कि वो आंदोलन निरंतर बना रहा, लेकिन बाद में समाप्त हुआ, राजनीतिक रूप लिया। जितने नेता थे, किसान नेता थे, ज्यादातर लोगों ने जो है चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। और आपने देखा कि कई लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और वो भी जो है एकदम तोड़ गए। तो कुल मिला एक मिला जुला असर दिखता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ उत्तरी भारत के जो किसान है वो उनका जो है मुख्य रूप से ये आंदोलन माना जाता है। पूरे देश का आंदोलन इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सरकार जो है जितना हो सकती है आंदोलनकारियों के साथ उतना ही नरमी से पेश आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर स्थिति अभी यही तरीके की बनी रही तो आगे आने वाले समय में हम कैसे हालात देख सकते हैं, क्योंकि किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन किसान दिल्ली आना चाहते थे पिछली बार भी, और 13 महीने का लंबा आंदोलन चला, और आपने देखा कि जिस तरीके से हाईवे बंद रहा, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को और जो वहाँ के व्यापारी थे और किसान के अलावा उनको बड़ी ही असुविधा हुई, और देश का भी नेशनल लॉस हुआ तमाम चीजों का। तो ये आंदोलन आना है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई उससे साफ लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार हरियाणा में वो सख्ती से आंदोलनकारियों से निपटेगी, जिसकी वजह से इनका दिल्ली कूच करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आंदोलन अगर बहुत ही अगर वो होता जेनेरिक होता तो जाहिर सी बात है हरियाणा के अंदर बीजेपी की जीत नहीं होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हरियाणा एक एग्रीकल्चर बेल्ट है। इसका मतलब है कि जो छोटे हैं, जो मझले किसान हैं, वो सरकार की नीति से खुश हैं। जो बड़े किसान हैं उनको कुछ थोड़ा सा तकलीफ है, जिसकी वजह से इस आंदोलन को जो है हवा दी जा रही है। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अपना समय देने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। चलिए तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया। आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार के डॉक्टर द्वारा अभद्रता करने पर उन्होंने कहा कि मैं सभी विधायकों को चिट्ठी लिख रहा हूं। आज विपक्ष के विधायकों का अपमान हुआ है, कल पक्ष के विधायकों का भी अपमान होगा। सदन कम चलने की वजह से विधायकों का सम्मान कम हो रहा है। विधायकों का सम्मान होना चाहिए। वहीं कृषि मंत्री पर निशाना साधते हुए पटवारी ने कहा कि कृषि मंत्री को एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं है, उनको केवल लूट और करप्शन की आदत पड़ गई है। कृषि मंत्रालय में सबसे ज्यादा करप्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री को कृषि मंत्री से जल्द इस्तीफा लेना चाहिए। जीतू ने निर्मला सप्रे पर भी निशाना साधा और कहा कि निर्मला सप्रे को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है, उनको बताना चाहिए कि वो चुनाव से क्यों डर रहे हैं। हम निर्मला सप्रे को हटाकर ही रहेंगे और चुनाव जीत कर रहेंगे। वहीं राजगढ़ में दलित की हत्या पर पटवारी ने कहा कि ये दलित विरोधी और संविधान विरोधी सरकार है। एक दलित युवक ने पहले अपना वीडियो जारी किया कि उसकी हत्या हो सकती है, इसके बाद उसकी हत्या भी हुई। इसके बाद भी पुलिस ने सुध नहीं ली। प्रशासन नाम की चिड़िया समाप्त हो गई है। पूरे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। एग्रीकल्चर के मैं चिट्ठी लिख रहा हूं सारे विधायकों कि अगर लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का अपमान होता रहा
तो आज विपक्ष के विधायकों का हो रहा है, कल सत्ता पक्ष के विधायकों का भी होगा। अगर सदन नहीं चलता है यानी जनप्रतिनिधि विधायक की ताकत कम की जाती है, तो ये नुकसान सिर्फ विपक्ष का नहीं है, विपक्ष के विधायकों का नहीं है, ये सत्ता पक्ष के विधायकों का भी है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का बार बार अपमान होना यानी लगभग राजनीतिक रूप से उस वोट का अपमान होना, तो इसकी मैं निंदा करता हूं और सारे विधायकों से प्रार्थना करता हूं, सदन कम चल रहा है, आपकी ताकत कम हो रही है। सदन कम में आप बात नहीं उठा पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको पंगु बनाया जा रहा है, विधायकों को पंगु बनाया जा रहा है। सदन ज्यादा चलना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, उनकी एक प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए जो अधिकारियों ने बंद कर दिया। कृषि मंत्री जी ने अगर ये कहा है तो फिर लोग लाइनों में क्यों हैं, भूखे क्यों मर रहे हैं? उस महिला को जो शिवपुर से जेल में दी खाद के प्रयास को लेके क्यों भेजा गया? कृषि मंत्री जी को संज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है एग्रीकल्चर के किस तरीके से मदद की जाती है सरकार द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा। अगर होती तो इस तरह का बयान नहीं देते। उनको केवल लूट और करप्शन की आदत पड़ गई है। को आज नहीं तो कल इस्तीफा दे दे, उनका सम्मान बचेगा, अन्यथा उनको तो हटना ही है। बीजेपी जो लगातार दल बदल करी तो बहादुरी बताए, इस्तीफा दे, चुनाव में जाए, हम लड़ना चाहते हैं। वो डर क्यों रहे हैं, चुनाव से बच क्यों रहे हैं? अगर उनमें इतनी नैतिकता है, 1 साल के अच्छे काम हैं, उन्होंने जो दल बदल कराया वो वाजिब है, तो इस निर्मला जी का इस्तीफा कराओ, अन्यथा हम तो हटा के ही रहेंगे और चुनाव लड़ के ही रहेंगे और जीत के रहेंगे। तो देखिए, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्णा शर्मा, आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार से डॉक्टर ने जो बदतमीजी की है, अभद्रता की है, उसका जवाब तो जीतू पटवारी ने दिया ही है, गुस्से में है ही वो, लेकिन और भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को उन्होंने घेरा है। पूरा मामला बताइए। सबसे पहले डॉक्टर ने किस तरीके की बदतमीजी अभद्रता की थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कमलेश डोडियार से जो अभद्रता हुई है वो मामला ये है कि विधायक का अपमान होना सबसे बड़ी बात है। और जीतू पटवारी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यदि किसी विधायक का अपमान होता है और उसने बात के द्वारा आप शब्द कहे, उसे काम कराने को लेकर काम नहीं करा पा रहे हैं, वो मुद्दा। लेकिन इस मुद्दे से इतर यदि देखा जाए तो जिस तरह से अब एक आम आदमी, एक डॉक्टर, एक किसान विधायकों का अपमान कर रहा है, उस बात की चिंता जीतू पटवारी ने जाहिर की है। क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र चलना है 16 दिसंबर से, वो 5 दिन का रखा गया है। इससे पहले जो बजट सत्र था वो भी जल्दी खत्म हो गया। तो लगातार जो सत्र हैं वो कम होते जा रहे हैं, जो विधायकों के सवाल हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इस बात की चिंता है कि यदि विधायक वहां सत्र में अपने सवाल नहीं पूछ पाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, अभी विपक्ष के विधायकों का अपमान हो रहा है और आने वाले समय में सत्ता पक्ष के विधायकों का भी अपमान देखा जा सकता है। निश्चित रूप से सत्र को ज्यादा बढ़ाने की मांग की है कि सत्र ज्यादा दिन चले और विधायक अपने सवाल पूछे। इस बात से कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़े मुद्दे होंगे वो निकल कर सामने आएंगे। वहीं दूसरी ओर जीतू पटवारी ने निर्मला सप्रे पर भी निशाना साधा है कि निर्मला सप्रे को इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्मला सप्रे को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट ने उनकी जो आवेदन है वो मंजूर कर ली है और अब वो कोर्ट में मामला चलेगा। तो जीतू पटवारी ने कहा है कि इस मुद्दे को निश्चित रूप से निर्मला सप्रे को इस्तीफा देना चाहिए या बीजेपी को निर्मला सप्रे का इस्तीफा नहीं हुआ है, इसके पीछे वजह क्या नजर आ रही है? अब तक जो निर्मला सप्रे है उनका इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है, इसके पीछे वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, निर्मला सप्रे कह रही हैं कि वो बीजेपी में नहीं गई है, आने वाले समय में बताएंगी। वो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो बीजेपी में नहीं गई हैं। और दूसरी ओर जो वीडियो आए थे, लगातार देखा गया था कि वो बीजेपी की बैठक में गई, बीजेपी के कार्यक्रम में गई। तो इस बात को लेकर है, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो बीजेपी में है। उन्होंने कहा कि आप निर्मला सप्रे से पूछे वो कहाँ हैं।
तो इस बात को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि निर्मला सप्रे क्यों स्वीकार नहीं कर रही हैं, क्यों बीजेपी में है। इस बात को लेकर कांग्रेस कोर्ट गई हुई है। ठीक है कृष्णा, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां संगम नगरी प्रयागराज की रेती में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के यातायात के लिए पीपा पुलों का निर्माण शुरू हो चुका है। 2019 कुंभ में 22 पीपे के पुलों की तुलना में इस बार 30 पीपे के पुलों का निर्माण गंगा और यमुना नदी पर किया जा रहा है। इस बार आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए गंगा नदी पर बनने वाले पीपा पुलों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। वहीं झूसी क्षेत्र की बात करें तो 8 पुलिया बनाने की शुरुआत 2 हफ्ते पहले से चल रही है। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी के मुताबिक 1 सप्ताह में तय समय में पीपे के पुलों का निर्माण कर लिया जाएगा। ये कुल 30 पॉन्टून पुल मेले में बनाए जा रहे हैं और सभी पे काम जो है तेजी से चल रहा है। कई तो हमारे पॉन्टून 70 से 80 फुट से बन चुके हैं। कुछ पॉन्टून पुल में अलाइनमेंट फिक्स हो गया है और जल्द ही शीघ्र ही हम लोग 1 हफ्ते में सभी पॉन्टून पुल बना लेंगे। तो ये सर 13 तारीख प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इस तरह से जो यहाँ कॉरिडोर बने हैं उसमें क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कॉरिडोर जो बन रहा है उनके द्वारा कुछ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया जाएगा, उद्घाटन भी किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज के रेती में लगने वाला महाकुंभ की तैयारियां तेज कर दी गई है। 2019 में यहाँ जो पार्टून पुल बनाए गए थे वो 22 पार्टून पुल थे, लेकिन इस बार जो महाकुंभ लगेगा उसमें 30 पार्टून पुल बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये संगम नोज है। संगम नोज की तरफ ये काफी पार्टून पुल बन चुके हैं और काफी जो है इसमें काम चल रहा है। 2019 में 22 पार्टून पुल बनाए गए थे, लेकिन इस बार 2025 को दिव्य और भव्य महाकुंभ बनाने के लिए मेलाधिकारी लगातार इस पर जो है दौरा कर रहे हैं। कुंभ मेलाधिकारी देखा जाए मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं को यहाँ स्वतः जो है देख चुके हैं। और दूसरी चीज 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 650 करोड़ परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास करेंगे और जो काफी यहाँ जो कॉरिडोर बन चुके हैं उसकी भी जो है वो निरीक्षण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे उसके जायजा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को प्रयागराज आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जो पार्टून पुल है इसमें लगभग 40 करोड़ जो श्रद्धालु आएंगे महाकुंभ में, वो जो है यहाँ ये जो है उनकी जो है बेले में जो रेती में लगने वाला महाकुंभ है उसकी जो तैयारियां हैं, जो कैंप है, तंबू है, वो पूरी तरह आप देख सकते हैं वो पूरी तरह से यहाँ जो है सजना लगने शुरू हो गए हैं। जो पार्टून पुल है वो लगभग तैयारी पे है, कुछ बन चुके हैं और कुछ जो है ये जो है अभी सामने दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ये जो है बहुत ही जल्द ये जो दिसंबर के 15 दिसंबर तक ये बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है और इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आने की संभावना है और 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। न्यूज आवर से नन्हे सिंह प्रयागराज। तो देखिए संगम नगरी प्रयागराज की रेती में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता नन्हे सिंह जुड़ चुके हैं। नन्हे, महाकुंभ को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? देखा जाए तो महाकुंभ 2025 का जो है वो भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई प्रस्तावित दौरे भी कर चुके हैं। कल भी 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा है और ये जो है कई घाटों का निर्माण भी हो चुका है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए यहाँ जो है सीसीटीवी जो एआई कैमरे के जो सीसीटीवी है वो लगाए गए हैं और जिस तरह से जो यहाँ घुड़सवार जो पुलिस है वो भी पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद होंगे। और इस बार जो सुरक्षा की दृष्टि जल पुलिस और आरपीएफ के साथ साथ यहाँ इस बार जो मेला पुलिस की जो तैनाती है काफी संख्या में जो होमगार्ड जो है वो भी पुलिस लगा है, पूरी तरह थाने बना दिए गए हैं। और देखा जाए इनको जिस भक्त बनाने प्रयागराज से अलग करके महाकुंभ जनपद भी घोषित कर दिया गया। महाकुंभ जनपद घोषित होने की यहाँ की कायाकल्प पूरी तरह से बदल गई है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यहाँ जो है कई परियोजनाओं की शिलान्यास करेंगे, जो 650 करोड़ परियोजनाएं करोड़ की परियोजनाएं है, जिसमें संगम नोट से उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। 13 दिसंबर को संगम नगरी प्रयागराज के संगम नोट पर वो जो माँ गंगा यमुना सरस्वती के पूजा अर्चना करेंगे, यहाँ महाकुंभ करेंगे, आगाज करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर महाकुंभ की तबो ठीक है नन्हे सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की खबर से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।